सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूं आपके लिए एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सा लेक्चर, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ऑइंटमेंट से। ऑइंटमेंट आप लोगों ने कॉमन लैंग्वेज में बहुत सुना होगा। दर्द होता है, ऑइंटमेंट लगा लो। मूव का ऑइंटमेंट आता है, ओमनी जेल का ऑइंटमेंट आता है, कई सारे पेन रिलीवर्स का ऑइंटमेंट आता है। तो ऑइंटमेंट क्या है? ऑइंटमेंट एक तरह का सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, ये सबको पता ही है। ऑइंटमेंट कभी भी लिक्विड नहीं होता, बहता हुआ ऑइंटमेंट नहीं होता है, सॉलिड नहीं होता दवाई की तरह जिसे हमें लेना पड़ता है। तो ऑइंटमेंट क्या है? एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, ठीक है। ये डोजेज फॉर्म की तरह से हम पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा अगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो कई सारे अगर ऑप्शन आते हैं तो उसमें से ऑइंटमेंट भी आएगा कि ऑइंटमेंट जो है एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। अब ऑइंटमेंट होते क्या है? ऑइंटमेंट होमोजीनियस विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं। ज़्यादातर ऑइंटमेंट जो है वो ग्रीसी होते हैं, ऑयली होते हैं, क्योंकि इनमें ऑयल का प्रपोर्शन 80% तक का होता है, वाटर का 20% तक का होता है। ये जो ऑइंटमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा विस्कस होते हैं, ठीक है। इसको हम स्किन पे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, और कुछ ऑइंटमेंट ऐसे होते हैं जिनको कि हम म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे भी अप्लाई करते हैं। ऑइंटमेंट क्या करते हैं? इमोलिएंट एक्शन देते हैं। इमोलिएंट एक्शन मतलब मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। हाइड्रेटिंग मतलब आपकी स्किन को नमी बनाए रखना, मॉइस्चराइजिंग बनाए रखना, हाइड्रेट बनाए रखना, उसको कहते हैं इमोलिएंट। तो ऑइंटमेंट क्या करते हैं? इमोलिएंट एक्शन देते हैं। और ऑइंटमेंट को हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें कोई पेन या पेन रिलीविंग एक्शन चाहिए होता है, ठीक है। जब हम ऑइंटमेंट को अप्लाई करते हैं तो उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्टिव एक्शन भी देते हैं, थेराप्यूटिक एक्शन भी देते हैं। डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन के ऊपर कि आपने प्रिपरेशन किस तरीके से बनाई है। ऑइंटमेंट्स को जनरली हम बॉडी सरफेसेस पे यूज़ करते हैं। कोई भी ऑइंटमेंट पीता नहीं है, ठीक है। हमेशा ऑइंटमेंट को बॉडी सरफेस पे ही लगाया जाता है। अब ये जो बॉडी सरफेस है, दो बॉडी सरफेस पे लगाया जाता है। स्किन पे भी यूज़ करते हैं, कई बार म्यूकस मेम्ब्रेन में भी यूज़ करते हैं। अब म्यूकस मेम्ब्रेन कैसे? जैसे आई हो गया, कई आई ऑइंटमेंट्स आते हैं, आई में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो आई की लिड पे, आई के सरफेस पे लगाने के लिए ऑइंटमेंट होता है। तो आईज में जो मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो ऑइंटमेंट को हम स्किन पे भी अप्लाई करते हैं, एज वेल एज हम म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई आई की। तो आई के लिए जो ऑइंटमेंट्स आते हैं उन्हें आई ऑइंटमेंट कहते हैं। स्किन की बात करें तो हम चेस्ट पे, वल्वा पे, एनस पे, नोज पे, इन सब जगह पे भी ऑइंटमेंट को अप्लाई करते हैं जहां हमें इफेक्ट चाहिए वहां पे। एडवांटेजेस क्या हैं ऑइंटमेंट के? क्यों हम ऑइंटमेंट यूज़ करें? सबसे पहला एडवांटेज यही है कि आपको जहाँ दर्द है, जहाँ आपकी साइट है, जहाँ आपको एक्शन चाहिए, वहाँ डायरेक्टली आप ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। दूसरा इसका एडवांटेज है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है। फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आप टैबलेट लेते हो, वो पहले आपके जीआईटी में जाती है, वहाँ पे मेटाबोलाइज होती है, फिर एक्शन आता है। लेकिन ऑइंटमेंट्स में ऐसा नहीं होता। ऑइंटमेंट आपकी जीआईटी में नहीं जाता है, ऑइंटमेंट डायरेक्ट आपकी जो साइट है वहाँ पे आप अप्लाई करते हो, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है। कोई अनकॉन्शियस पेशेंट्स है, ठीक है, वो जो होश में नहीं है, वो उसको टैबलेट दवाई कुछ नहीं ले रहा, आप उसको ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ एडवांटेजेस हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, जहाँ आपकी साइट स्पेसिफिक है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लगा सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली ड्रग वहाँ पे अप्लाई करोगे अफेक्टेड एरिया पे, तो बहुत अच्छा एक्शन आता है। दूसरा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है, मतलब ड्रग जो है आपकी जीआईटी में नहीं जाती है तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तुरंत एक्शन आता है। अगर कोई पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है तो उन पेशेंट्स के लिए कन्वीनियंट होता है। मींस ऐसे पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस हैं, ओरली आप उसको कोई दवाई नहीं दे सकते, तो उसके लिए आप ये ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हो। कंपैरेटिवली ऑइंटमेंट जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म। स्टेबल भी ज़्यादा होते हैं, ईजी भी होते हैं हैंडल करने में, ये इनका एडवांटेज है। और अगर कोई आपकी ड्रग है वो बहुत ही बिटर टेस्ट की है, आप उसको सॉलिड डोसेज फॉर्म में भी नहीं बना पा रहे हो, लिक्विड डोसेज फॉर्म में भी नहीं बना पा रहे हो, तो आप उसको ऑइंटमेंट फॉर्म में बना सकते हो। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑइंटमेंट के, जैसे कि ये जो है ऑयली होते हैं, ठीक है। तो अब कई बार अगर आप ऑइंटमेंट को अप्लाई करते हो तो दाग पड़ जाते हैं, स्टेन्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये कॉस्मेटिकली बहुत
लेस एस्थेटिक होती है, मतलब दिखने में इतनी अच्छी नहीं होती। अब आप टैबलेट ले लो तो किसी को पता नहीं चलेगा, कोई दाग नहीं रहेगा, लिक्विड ले लो कुछ नहीं होगा। लेकिन कई बार ऑइंटमेंट क्या होता है, वो ऑयली प्रिपरेशंस होती है तो स्टेन छोड़ देती हैं, दिखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। दूसरा, आप उसको अप्लाई जैसे करते हो फिंगर से, ठीक है, तो जब आप उसको फिंगर से अप्लाई करते हो तो कई बार फॉर्मुलेशन आपकी कंटेमिनेट हो जाती है, दूषित हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से जब आप उसको दोबारा अप्लाई करोगे तो वो कई बार इरिटेशन कॉज करती है। अगर हम सॉलिड डोजेज फॉर्म से कंपेयर करें तो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस जो हैं ज़्यादा बल्की होती हैं हैंडल करने में। लिक्विड से तो बेटर है ऑइंटमेंट, लेकिन सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस जो हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म से कम वो होती हैं हैंडल करने में अच्छी, क्योंकि सॉलिड को आप ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस। ऑइंटमेंट जो है फिजिको केमिकली कम स्टेबल होते हैं दैन सॉलिड डोजेज फॉर्म से। इट मीन सॉलिड डोजेज फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस यानी कि ऑइंटमेंट जो है उसकी फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी कम होती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर डी फार्मा सेकेंड ईयर की, तो उसी तैयारी को आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं हमारे साथ यानी कि उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि तैयारी कराता है आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर की भी, डी फार्म सेकेंड ईयर की भी, विद ऑल रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस। आपको हम PDF नोट्स प्रोवाइड कराते हैं ई बुक के फॉर्म में। चैप्टर वाइज हम आपकी एक्सरसाइज कराते हैं, चैप्टर वाइज हम आपके टेस्ट लेते हैं, लाइव चैट अवेलेबल रहती है। जो भी प्रिपरेशन रहती है वो बायलिंगुअल लैंग्वेज में रहती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती है। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको सिर्फ हार्ड मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए तो हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी है, जिसमें थ्योरी, सॉल्व अनसॉल्व दोनों तरह के मॉडल पेपर होते हैं, चाहे सेकेंड ईयर की बात हो चाहे फर्स्ट ईयर की बात हो। क्या करना है आपको जाना है प्ले स्टोर में, टाइप करना है वहाँ पे उदित फार्मेसी। जैसे ही आप वहाँ पे उदित फार्मेसी लिखेंगे इस तरह का लोगो, इस तरह की ऐप आपके सामने आ जाएगी। आपको उस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है। नाम टाइप करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड कर देना है। इस तरह का आइकन आपके पास सामने आएगा। जो भी आपका प्रेफरेबल पसंदीदा कोर्स हो आप उसे ले सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो आपको इस ऐप को चलाने में, कोर्स खरीदने में, आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन कैसी होती है ऑइंटमेंट की, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो होता है ऑइंटमेंट बेसिस। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ऑइंटमेंट को बनाने के लिए कौन सा व्हीकल, कौन सा करियर यूज़ किया जाता है, तो वो होता है ऑइंटमेंट बेसिस, ठीक है। ऑइंटमेंट का मेन कंपोजिशन है ऑइंटमेंट बेस, जो कि व्हीकल या कैरियर की तरह काम करता है। अब ये जो आप ऑइंटमेंट चूज़ करते हो ये डिपेंड करता है कि आपका मेडिकामेंट कौन सा है, मतलब आपका API का नेचर क्या है, आपके ड्रग का नेचर क्या है, उसके हिसाब से आप ऑइंटमेंट बेस को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। दूसरा चूजिंग क्राइटेरिया होता है आपकी ऑइंटमेंट की स्टेबिलिटी, ठीक है, कौन सा अगर आप बेस सिलेक्ट करोगे तो आपका ऑइंटमेंट स्टेबल रहेगा। दूसरा आपके ऑइंटमेंट का यूज़ क्या है, क्लिनिकल इंडिकेशन क्या है, उसको किसके लिए बनाया है आपने, घाव के लिए बनाया है, दर्द के लिए बनाया है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका ऑइंटमेंट बेस का सिलेक्शन। अब ऑइंटमेंट बेसिस जो हैं अगर USP के हिसाब से देखें तो ये 4 तरह के ऑइंटमेंट बेसिस होते हैं। पहला होता है ओलिजीनियस ऑइंटमेंट बेस, जिसको कि हम हाइड्रोकार्बन ऑइंटमेंट बेस भी बोलते हैं। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेसिस। तीसरा होता है वाटर रिमूवेबल बेसिस, जिसको कि वाटर वॉशेबल बेस भी बोलते हैं। और फोर्थ आता है वाटर सॉल्युबल बेस ऑन द बेसिस ऑफ USP। ये 4 कैटेगरी के ऑइंटमेंट बेसिस होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन बेसिस, हमारी फर्स्ट कैटेगरी। हाइड्रोकार्बन बेसिस क्या होते हैं, ये वाटर के साथ इमिसिबल होते हैं, मतलब वाटर के साथ घुलते नहीं हैं और ये स्किन से एब्जॉर्ब्ड नहीं होते, ये इनकी मेन प्रॉपर्टी है। मेनली हाइड्रोकार्बन बेसिस में क्या आता है, सॉफ्ट पैराफिन आता है या फिर सॉफ्ट पैराफिन का मिक्सचर आता है हार्ड पैराफिन के साथ, लिक्विड पैराफिन। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन बेसिस के। ये जो पैराफिन्स हैं ये क्या करते हैं, एक ग्रीसी लेयर बना लेते हैं। ये जो ग्रीसी लेयर होती है वाटर प्रूफ होती है, ठीक है। जब इन हाइड्रोकार्बन बेसिस को आप ऑइंटमेंट बेसिस में यूज़ करोगे तो जब उस ऑइंटमेंट को आप अप्लाई करोगे तो एक वाटर प्रूफ परत बन जाएगी। वाटर प्रूफ कैसी परत, ग्रीसी परत बन जाएगी आपकी स्किन पे। तो ये जो परत बन जाएगी ये वाटर का लॉस नहीं होने देगी आपकी स्किन से। अगर स्किन से वाटर का लॉस नहीं होगा तो आपकी स्किन जो है हाइड्रेटेड रहेगी,
ठीक है। हाइड्रेटेड रहेगी तो इसका मतलब है आपकी स्किन ड्राई नहीं होएगी, ठीक है, उस पर स्केल्स नहीं आएंगे, निशान नहीं आएंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन बेसिस का काम है। क्या काम है? एक वाटरप्रूफ फिल्म बना देना। ये जो वाटरप्रूफ फिल्म होती है वाटर का लॉस नहीं होने देती है स्किन से। स्किन से वाटर का लॉस नहीं होता है तो स्किन जो है आपकी हाइड्रेटेड रहती है, जो कि ड्राई स्केली कंडीशन में यूजफुल होती है। अगर किसी पेशेंट की ड्राई स्किन हो रही है, स्केल्स आ रहे हैं, निशान आ रहे हैं, तो वो ऐसे ऑइंटमेंट्स को यूज करेगा जिसमें हाइड्रोकार्बन बेसिस होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी अब्जॉर्प्शन बेसिस की। अब्जॉर्प्शन बेसिस जो हैं बहुत अच्छे इमोलिएंट होते हैं। इमोलिएंट मतलब बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देते हैं। इसके अलावा बहुत कम ऑक्लूसिव होते हैं। ऑक्लूसिव मतलब परत नहीं चढ़ाते, ठीक है। वो अप्लाई जब आप करोगे तो इजीली अप्लाई हो जाएंगे एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन बेस। हाइड्रोकार्बन बेसिस क्या कर रहे थे? परत चढ़ा ले रहे थे, लेकिन एब्जॉर्प्शन बेसिस क्या कर रहे हैं? मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे रहे हैं, इमोलिएंट इफेक्ट दे रहे हैं, जो कि कम ऑक्लूसिव है। परत चढ़ाते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा परत नहीं चढ़ाते। अब ये जो एब्जॉर्प्शन बेसिस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। नॉन इमल्सिफाइड भी होते हैं, वाटर इन ऑयल भी होते हैं। नॉन इमल्सिफाइड बेसिस और वाटर इन ऑयल में क्या डिफरेंस होता है कि नॉन इमल्सिफाइड बेसिस क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट मीन्स ये वाटर को एब्जॉर्ब करके कौन सा इमल्शन बनाते हैं? वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। जनरली नॉन इमल्सिफाइड इमल्शंस में क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन बेस होता है और एक वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर होता है, जैसे कि वूल अल्कोहल बीपी हो गया, वूल फैट बीपी हो गया। इट मीन्स ये जो नॉन इमल्सिफाइड बेसिस हैं इसमें कॉम्बिनेशन होता है आपके हाइड्रोकार्बन्स का और वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर्स का, जैसे कि वूल अल्कोहल हो गया, वूल फैट हो गया। अब ये जो वाटर इन ऑयल इमल्शंस हैं, ये वाटर इन ऑयल इमल्शंस क्या करती हैं? नॉन इमल्सिफाइड बेसिस की तरह ही होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, ठीक है। वाटर की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी वाटर इन ऑयल इमल्शंस की ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल नॉन इमल्सिफाइड बेसिस की तरह ही होते हैं, लेकिन ये वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इमल्सिफाइड बेसिस में क्या क्या आता है? जैसे कि हाइड्रस वूल फैट हो गया, जिसको कि हम लैनोलिन भी बोलते हैं। ऑयली क्रीम हो गई, जिसको कि हाइड्रस ऑइंटमेंट बीपी भी बोलते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? बस वाटर अब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी का। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी वाटर मिसिबल, या फिर जिसको कि हम इमल्सिफाइंग बेसिस भी बोलते हैं। ये बेसिस जो होते हैं एनहाइड्रस होते हैं, ठीक है। इसमें ऑयल एंड वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर से मिसिबल होते हैं। जब भी आपका एक्सटर्नल फेस, जैसे हमने इमल्शन पढ़ा था, आप लोग पिछली क्लास जरूर देखना, तब आपको समझ में आएगा कि ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल क्या होता है। जब भी आपका एक्सटर्नल फेस वाटर होता है तो हमेशा वाटर मिसिबल चीज़ें ही होंगी उसमें। तो ये जो इमल्सिफाइंग बेसिस हैं एनहाइड्रस होते हैं, ऑयल एंड वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर के साथ मिसिबल होते हैं, इजीली वॉशेबल होते हैं, और जब आप इसको यूज़ करके रिमूव करना चाहो तो इजीली आप इनको रिमूव कर सकते हो। मेनली ये तीन तरह के बेसिक एग्जाम्पल्स हैं वाटर मिसिबल बेसिस के, जैसे कि इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट बीपी, सिट्रीमाइड इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट बीपी, ये एनायनिक नेचर का होता है, ये कैटायनिक नेचर का होता है, और सीटोमैक्रोगोल इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट बीपीसी, जो कि नॉन आयनिक नेचर का होता है। अब ये जो बेसिस रहते हैं ये रेडिली मिक्स हो सकते हैं एक्वस सिक्रीशन के साथ। तो जब आप इसको स्किन पे अप्लाई करते हो तो स्किन से जो एक्वस सिक्रीशन होता है ये बेसिस स्किन सिक्रीशंस में जाके मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको वॉश आउट करना चाहो तो इजीली वॉश आउट हो जाते हैं। इसलिए हम इन वाटर मिसिबल इमल्सिफाइंग बेसिस को स्कैल्प के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्कैल्प मतलब सिर के नीचे की जो स्किन होती है उसको कहते हैं स्कैल्प। तो अगर कोई हेयर प्रिपरेशन है तो उसमें आप वाटर मिसिबल बेसिस इमल्सिफाइंग बेसिस को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी हाइड्रोफिलिक बेसिस की। हाइड्रोफिलिक बेसिस को बनाया जाता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का दूसरा नाम है मैक्रोगोल। याद रखना, क्वेश्चन बनता है, कई बार आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का नाम क्या है, तो मैक्रोगोल है। या फिर हाइड्रोफिलिक बेसिस को किससे डेवलप किया जाता है, तो मैक्रोगोल से किया जाता है। ये जो हाइड्रोफिलिक बेसिस होती है नॉन ऑक्लूसिव होते हैं, मतलब परत नहीं चढ़ाते हैं, स्किन के सिक्रीशंस के साथ इजीली मिक्सअप हो जाते हैं। अगर आप इजीली इसको रिमूव करना चाहो तो वॉश आउट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोफिलिक बेसिस का मैक्रोगोल ऑइंटमेंट बीपी, ठीक है। ये जो मैक्रोगोल बेसिस होते हैं कॉमनली इनको
यूज़ किया जाता है जब आपको कोई लोकल एनास्थेटिक वाला ऑइंटमेंट बनाना हो, जैसे कि लिडोकैन बीपी हो गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे, आपके एपीआई पे, कि आपको किस तरह का ऑइंटमेंट बनाना है, उसी हिसाब से आप ऑइंटमेंट बेस को चूज करते हो। अब ऑइंटमेंट बेसिस के अलावा दूसरे भी कुछ एडिटिव्स यूज होते हैं ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के लिए। एक तो मेन आपका एपीआई है, ठीक है, दूसरा आपका ऑइंटमेंट बेस है। इसके अलावा कुछ और एडिटिव्स, कुछ और एक्सिपिएंट्स भी ऐड होते हैं ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि प्रिजर्वेटिव। किसी भी चीज़ में अगर आप प्रिजर्वेटिव नहीं डालोगे तो आपकी प्रिपरेशन की शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते लंबे समय तक, आपकी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। तो कुछ प्रिजर्वेटिव्स का एग्जांपल यहाँ पे हैं, जैसे मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, बोरिक एसिड, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको कि ऑइंटमेंट प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं क्योंकि आप इसमें ऑयल्स को यूज़ कर रहे हो, वाटर्स को यूज़ कर रहे हो, ऑक्सीडेशन के चांसेस होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आप मेनली ऐड करते हो BHA, जो कि है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। दूसरा आप यूज़ करते हो प्रोपाइल गैलेट। इसके अलावा कुछ किलेटिंग एजेंट्स को यूज़ करते हो, जैसे कि सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। आपकी प्रिपरेशंस को और ज़्यादा फ्रैग्रेंट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, एक्सेप्टेबल बनाने के लिए आप ऐड करते हो कई तरह के परफ्यूम्स, फ्रैग्रेंस। अब जब कंपोनेंट्स पढ़ लिए तो इन ऑइंटमेंट्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो ऑइंटमेंट को दो तरह से बना सकते हैं, मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन से भी बना सकते हैं, फ्यूजन मेथड से भी बना सकते हैं। दो मेथड होती हैं ऑइंटमेंट प्रिपरेशन की, मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन और फ्यूजन मेथड। मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, मैकेनिकल और इनकॉर्पोरेशन में आप मोटार पैसल को भी यूज़ कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से उखली और दस्ते जैसा होता है, ठीक है, मोटार पैसल को यूज़ कर सकते हो। ऑइंटमेंट स्लैब, एक बड़ी सी टाइल जैसा स्लैब और स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हो, या फिर बड़ी सी जो मशीन्स होती हैं ऑइंटमेंट मिल, उससे भी बना सकते हो। तीनों तरीके हम देखेंगे शॉर्ट में। सबसे पहले मेथड देख लेते हैं, तीनों का मिक्स हम देख लेते हैं। अगर मोटार पैसल में बनाएंगे तो मोटार पैसल में इंग्रेडिएंट्स लेके उसको पैसल से वो कर देंगे। ऑइंटमेंट स्लैब पे बनाएंगे तो स्लैब पे इंग्रेडिएंट्स लेके उसको मिक्स कर देंगे। बड़ी बड़ी मिल्स में बनाएंगे तो इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके मिल में बनाने। हम कॉमन मेथड देख लेते हैं। जब हम ऑइंटमेंट को प्रिपरेशन करते हैं स्पैचुलेशन मेथड से अगर हम कर रहे हैं, जो हमने स्लैब वाला लिया था ऑइंटमेंट स्लैब, स्पैचुलेशन से अगर कर रहे हैं तो हम जो स्पैचुला यूज़ करेंगे वो स्टेनलेस स्टील का स्पैचुला यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि अगर आपके ऑइंटमेंट में आयोडीन प्रेजेंट है, टेनिन प्रेजेंट है, मर्क्यूरिक सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, तो आप स्टेनलेस स्टील स्पैचुला को नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भी मेटल है, आपके ये जो कंपोनेंट्स है उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तब आप कौन सा स्पैचुला यूज़ करोगे, तब आप हार्ड रबर वाला स्पैचुला यूज़ करोगे, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, जनरल चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे करोगे, सबसे पहला स्टेप, ऑइंटमेंट बेस लोगे, ठीक है, उसको एक वर्किंग सरफेस पे रखोगे। ऑइंटमेंट बेस ले लिया, दूसरे आप पाउडर कंपोनेंट्स ले लोगे, ठीक है, उसको अलग तरफ रख लिया। मतलब एक तरफ रख लिया अपना ऑइंटमेंट बेस, एक तरफ दूसरे रख लिए अदर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब आपने पाउडर का एक पोर्शन लिया, मतलब इसका एक पोर्शन लिया, उसको मिक्स किया ऑइंटमेंट बेस के साथ, और तब तक मिक्स किया जब तक कि वो होमोजीनियस नहीं हो गया, मतलब आपस में इक्वली मिक्स नहीं हो गया। और यही स्टेप अपने रिपीट करते गए जब तक कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स बेस में मिक्स नहीं हो गए और आपका प्रोडक्ट जो है वो रेडी नहीं हुआ। सिंपल, आपको ऑइंटमेंट बेस अलग लेना है, इंग्रेडिएंट्स अलग लेना है, दोनों का एक एक पार्ट लेके मिक्स करते जाना है, और तब तक होमोजेनियस मिक्सिंग करनी है जब तक कि आपका ऑइंटमेंट रेडी नहीं हो जाता। नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड में क्या होता है, जो ऑइंटमेंट बेस है, अगर आप 2 या 3 ऑइंटमेंट बेसिस ले रहे हो तो आप ऑइंटमेंट बेसिस को सबसे पहले मेल्ट करते हो उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे पहले मेल्ट करोगे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसको फिर मेल्ट करोगे। ऑइंटमेंट बेसिस मेल्ट करने के जब आप करोगे मेल्ट, तो आप उसको ओवर हीट नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट नहीं करोगे, आप कोशिश करोगे ओवर हीटिंग को अवॉइड करने की। अब आप क्या करोगे, जब आप बेसिस को अपने मेल्ट कर लिया उसके बाद आपका एपीआई ऐड करोगे, यानी कि मेडिकामेंट ऐड करोगे।
किसमें, आपके बेसिस में, और उसको तब तक स्टिरिंग करोगे जब तक कि वो ठंडा नहीं हो जाता और एक होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बन जाता। ये कौन सी टेक्निक है, ये है फ्यूजन मेथड। प्रिपरेशन करने के बाद इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं ऑइंटमेंट्स के, कुछ इवैल्यूएशन किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं। तो फिजिकल मेथड होता है, फिजिकल मेथड में आप सबसे पहले रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखते हो। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब कि आप जब ऑइंटमेंट लगा रहे हो तो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। दूसरा आप देखते हो नॉन इरिटेंसी, इट मीन्स आप ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई इरिटेशन तो नहीं हो रहा। जब भी आप कोई न्यू प्रिपरेशन खरीदते हो तो उस पर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है अप्लाई ऑन दिस सरफेस एरिया, मतलब आप पहले इतने से सरफेस एरिया पे अप्लाई करके देखें और अगर आपको इरिटेशन होता है तो आप ये प्रोडक्ट ना यूज़ करें। कई सारे प्रोडक्ट्स पे ऐसा लिखा रहता है, आप ऑइंटमेंट्स में भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो नॉन इरिटेंसी टेस्ट चेक किया जाता है। रेट ऑफ पेनिट्रेशन देखा जाता है, इट मीन्स कि ऑइंटमेंट कितना पेनिट्रेट हो रहा है आपकी स्किन में। उसके बाद ड्रग रिलीज देखा जाता है। मेन काम क्या है आपके ऑइंटमेंट का, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम दूर हो। वो प्रॉब्लम दूर किससे होगी, आपके एपीआई से। तो वो एपीआई, वो ड्रग कितना रिलीज हो रहा है उसके रेट को चेक किया जाता है। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाती है ऑइंटमेंट की, यानी कि आपका ऑइंटमेंट का फ्लो, ठीक है, ट्यूब से बाहर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, किस रेट से बाहर आ पा रहा है, ज़्यादा विस्कस तो नहीं है, ज़्यादा लिक्विड तो नहीं है, ये सारी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है कि जितना कंटेंट आपको चाहिए उतना यूनिफॉर्म एक बार में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखा जाता है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स, मींस माइक्रोबियल कंटेंट देखा जाता है कि किसी तरह की माइक्रोब्स की ग्रोथ तो नहीं हुई पूरी प्रिपरेशन के दौरान। प्रिजर्वेटिव जो आपने ऐड किए हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं, काम कर रहे हैं कि नहीं। तो मार्केट में लाने से पहले कोई भी न्यू लॉट, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले उसका इवैल्यूएशन ज़रूर किया जाता है। आपको ये इवैल्यूएशन पैरामीटर्स के नाम ज़रूर याद रखने हैं, मीनिंग ज़रूर याद रखना है कि किसमें किसको अप्लाई किया जाता है। That's all for today. Thank you so much.